फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने क्या किया है, X and Y agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all. Later on Z ने 1 लाख फर्म को दे दिए, लेंट कर दिए और उस पर 25% प्रॉफिट लेगा Z। तो क्या Z इज अ पार्टनर ऑफ द फर्म और नॉट? क्या कह रहे हैं आप, Z इज अ पार्टनर और नॉट? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपने क्या लिखा है, Z इज अ पार्टनर और नॉट? तमन्ना कह रही है X एंड Y आर ओनली पार्टनर, Z इज नॉट अ पार्टनर। क्या कह रहे हैं और बाकी लोग? यस, Z can't be treated as a partner। सेक्शन 4 सेक्शन 6 टू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप था ना, सेक्शन 6 वो कहता था लोन का इंटरेस्ट, लोन लेंडर जो है प्रॉफिट का शेयर भी ले ले, देन ऑल्सो ही कांट बी ट्रीटेड एज अ पार्टनर। तो Z कांट बी ट्रीटेड एज अ पार्टनर। तो ये म्यूचुअल एजेंसी के टेस्ट सेक्शन 6 में भी आपने देखा, तो ये लेंडर है ना कि पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 2, X और Y के पास ज्वाइंट हाउस है, उन्होंने क्या है इस घर को होटल में कन्वर्ट कर दिया, 1 लाख रुपए दोनों ने लगाए, प्रॉफिट कैसे बांटेंगे? X होटल को मैनेज करेगा और कहता है Y की तरफ से, और जो प्रॉफिट आएगा इक्वल बांट लेंगे। क्या X और Y पार्टनर है? क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में वेदर X और Y जो है आर पार्टनर एंड देयर इज अ पार्टनरशिप बिटवीन बोथ ऑफ देम, क्या उनके बीच में पार्टनरशिप है? सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग रिप्लाई देना आपने। क्या वो पार्टनर है? दोनों के पास ज्वाइंट हाउस था, उन्होंने अब इसको होटल बना दिया, X उस होटल को मैनेज कर रहा है Y की तरफ से भी, जो प्रॉफिट आता है वो इक्वल बांट लेते हैं। वेदर दे आर पार्टनर और नॉट? यस, दे आर पार्टनर, देयर इज अ वैलिड पार्टनरशिप बिटवीन बोथ ऑफ देम, क्योंकि मोटिव प्रॉफिट है, होटल चला रहे हैं, अब जो प्रॉफिट आएगा बांट रहे हैं। यस, दे बोथ आर पार्टनर अंडर सेक्शन 4। ओके, नेक्स्ट X, थर्ड क्वेश्चन, XYZ की फॉर्म है, रजिस्टर्ड फॉर्म है, X एक्सपायर हो गया। XYZ की फॉर्म है रजिस्टर्ड फॉर्म, X एक्सपायर हो गया फॉर्म का, और पार्टनरशिप के पार्टनर कौन बचे? YZ। फर्म ने W पे केस डाला है फर्म की तरफ से, रजिस्ट्रार को इन्होंने वैसे अभी तक इन्फॉर्म नहीं किया कि हमारा एक पार्टनर क्या हो गया है? एक्सपायर। Z एक्सपायर हो गया, ये रजिस्ट्रेशन करवाना था, अभी नहीं करवाया है। फिलहाल X और Y पार्टनर है, इन्होंने किसी W नाम के आदमी पे केस डाला है किसी चीज का। W कह रहा होगा, कहते हैं गलत है, तुमने इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं करवाई रजिस्ट्रार के पास। क्या W पे जो केस डाला XY ने वो मेंटेनेबल है कि नहीं, वो सही है कि नहीं? क्या X और Y ने जो केस डाला W पे वो वैलिड है, मेंटेनेबल है कि नहीं है? क्या कहते हो? इन्होंने Z के एक्सपायर होने की अभी इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार को नहीं दी, तो इसका मतलब क्या फर्म को अनरजिस्टर्ड मान लिया जाए? कॉन्स्टिट्यूशन चेंज। वो कह रहे हैं मेंटेनेबल नहीं है। ऐसा है कि फर्म तो रजिस्टर्ड है ना, और जो बचे हुए पार्टनर सारे केस कर रहे हैं, तो फर्म को अनरजिस्टर्ड कैसे मान लूं? अगर कोई इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं की विद इन टाइम करनी होती है, तो उस पार्टनर से रिलेटेड तो कुछ भी नहीं हो रहा। फर्म से रिलेटेड कोई केस था, बाकी पार्टनर ने केस डाला है, फर्म के अगेंस्ट W ने काम किया होगा, तो ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। हाँ, रजिस्ट्रार कोई पेनल्टी लगा सकता है कि आपने इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं की है। ऐसा कोई रूल नहीं पड़ा कि फर्म को अनरजिस्टर्ड कर दिया जाए। ठीक है, वो रजिस्ट्रेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन है उसे रजिस्टर करवाना होता है, नहीं करवाने पे वो पेनल्टी भी लगा सकता है। उस मैटर के रिगार्डिंग कोई ऐसा मैटर भी नहीं है। W के साथ केस पता नहीं किस चीज़ का है, पहले से कोई डीलिंग है, और जो रिमेनिंग है सभी पार्टनर मिलकर केस डाल रहे हैं, यानी X एंड Y, तो कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ये केस मेंटेनेबल है, ये केस मेंटेनेबल है। बाकी आपको अपनी इंफॉर्मेशन अपडेट करवानी चाहिए, वरना क्या है प्रॉब्लम आ सकती है, आप पे फाइन लग सकता है, या फिर आपको वार्निंग देगा। रजिस्ट्रेशन कैंसिल बिना वार्निंग नहीं होता कि बस ठीक है पार्टनर खत्म तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल। ठीक है, जो बचे पार्टनर है, अब ये नेचुरल डेथ होगी, बचे पार्टनर क्या करेंगे? अगर मान लो आज डेथ हुई, शाम को किसी पे केस करना है, कोई पैसे लेके भाग रहा है इंडिया से, तो आप तो कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो उसको इन्फॉर्मेशन रजिस्टर करवाते तो बड़ा टाइम लगेगा। कर सकते हो केस, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, और डीलिंग पुरानी ही है। जब Z भी था, अब एक्सपायर हो गया नेचुरली वो,
तो एक्स एंड वाई दोनों केस कर रहे हैं डब्ल्यू पे, डब्ल्यू इनकार नहीं कर सकता। बाकी इंफॉर्मेशन अपडेट करवा लो, फाइन पेनल्टी लग सकती है लेट होने की। और अगर कभी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की कोशिश करेगा रजिस्ट्रार तो वार्निंग देगा पहले कि आपने इंफॉर्मेशन अपडेट करवा लो वरना मैं आपकी फर्म को अनरजिस्टर्ड कर मान लूंगा। तो अनरजिस्ट्रेशन ऐसे डेथ पे इमीडिएटली अनरजिस्टर्ड हो ऐसा नहीं होता, ये केस मेंटेनेबल है। एक डिसीजन है इस पे दुर्गादास के नाम से कोर्ट के अंदर सेक्शन 69 में। नेक्स्ट फोर्थ में एक्स वाई किसी गवर्नमेंट को मीट सप्लाई करना था इन्होंने, अब पता लगा एक्स ने जेड के साथ मिलकर एक पार्टनरशिप कर ली, उसी सरकार को मीट सप्लाई कर रहे हैं एक्स एंड जेड। वैसे एक्स एंड वाई की डीलिंग है उस सरकार के साथ मीट सप्लाई करने की। क्या ये प्रॉफिट रख सकते हैं? एक्स रख सकता है ये प्रॉफिट? सेकंड एंगेजमेंट है जो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ये कह रहे हैं प्रॉफिट वापस करना होगा, भूषण कह रहे हैं वापस करना होगा। आप क्या कहते हैं, वापस करना होगा कि नहीं? रिप्लाई मी। क्या एक्स और जेड ने जो उसी सरकार को जिसके साथ डील एक्स एंड वाई की हुई है, जो मीट सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट किया, उसमें जो प्रॉफिट अर्न किया वो वापस करने होंगे कि नहीं? वो कह रहा है वापस करने होंगे। यस, रिवर्स बैक, सीक्रेट प्रॉफिट आपने कमाया, इससे रिलेटेड सेक्शन 16 था। वो कह रहे हैं ये सीक्रेट प्रॉफिट जब तक आप पार्टनरशिप में हो कॉम्पिटिटिव बिजनेस नहीं कर सकते। जब आप उसी सरकार को मीट सप्लाई करते हैं एक्स एंड वाई, तो एक्स जेड के साथ मिलके उसी सरकार को मीट सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट करे तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। फिर वो हो सकता है एक्स एंड वाई वाली फर्म में इंटरेस्ट ही ना ले, एक्स और जेड में ले। गलत किया उसने, बिना वाई की इंफॉर्मेशन के वो पार्टनरशिप करे बैठा है जेड के साथ और उसी सरकार को मीट सप्लाई कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। फिफ्थ, एक्स वाई पार्टनर है फर्म में, सॉलिसिटर की फर्म है, एक्स ने बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया फर्म की तरफ से, क्या फर्म लायबल है? इनकी फर्म एडवोकेट की फर्म है, क्वेश्चन नंबर 5 में। फिफ्थ में एक्स और वाई की जो पार्टनरशिप है वो एडवोकेट लोगों की पार्टनरशिप है। एक्स ने फर्म की तरफ से बिल एक्सेप्ट कर लिया, किसी ने बिल लिखा फर्म पे, एक्स ने एक्सेप्ट कर लिया, क्या फर्म इसके लिए लायबल है जो बिल एक्सेप्ट किया? सपोज वाई से पूछा ही नहीं, एक्स ने बिल एक्सेप्ट कर लिया, क्या फर्म लायबल है इस एक्सेप्टेंस के लिए कि नहीं? केवल कह रहे नहीं लायबल, सौरभ कह रहे नहीं लायबल, और बाकी लोग क्या कह रहे हैं? नॉट लायबल, क्योंकि ये ट्रेडिंग फर्म नहीं है। जो ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग फर्म होती हैं उसमें इंप्लाइड होता है चेक काटना, बिल एक्सेप्ट करना, क्योंकि उसमें रूटीन पेमेंट देनी पड़ती है। पर ये फर्म किसकी है? प्रोफेशनल लोगों की फर्म है, इसके अंदर जरूरी नहीं है कि वो बिल एक्सेप्ट करे, चेक काटे। इसमें इंप्लाइड नहीं, इसमें एक्सप्रेस पावर होनी चाहिए। जिसको ये पावर है बिल एक्सेप्ट करने की, चेक काटने की, वही एक्सेप्ट कर सकता है, वही चेक काट सकता है। तो फर्म लायबल नहीं है इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट, सिक्स्थ, ट्रेडिंग फर्म है सिक्स्थ में एक्स एंड वाई की, और उन्होंने डिसाइड किया कि कोई भी पार्टनर 10,000 रुपए से ज्यादा का सामान खरीदे या बेचेगा नहीं विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर। 10,000 से ज्यादा का माल खरीदना है तो बाकी पार्टनर से पूछना पड़ेगा या बेचना है। तो क्या हुआ, एकदम स्लंप आ गया मार्केट में, मंदा आ गया बाय चांस मार्केट के अंदर, बिल्कुल स्लंप, और मार्केट प्राइस क्रैश कर गए, डाउन हो गए। तो एक्स ने सोचा फर्म को लॉस होगा, और रेट गिर रहे हैं, डे बाय डे गिर रहे हैं। एक्स ने क्या किया, पेरिशेबल स्टॉक है, ज्यादा देर रखना पॉसिबल नहीं, एक्स ने 2 लाख का माल बेच दिया वाई से बात किए बिना। तो क्या एक्स ने जो ये डील किया घाटा पड़ा इसमें, मान लो ये सस्ता बेचना पड़ा, तो ये 10,000 से ज्यादा की डील करके एक्स 2 लाख का माल बेच रहा है ये, जबकि इनके अग्रीमेंट में है 10 से ऊपर माल बेचेंगे तो एक दूसरे से कंसेंट लेके। तो इमरजेंसी सिचुएशन है, पेरिशेबल सामान है, रेट डे बाय डे गिर रहे हैं, एकदम से सडन फॉल आ गया प्राइस में, वाई से पूछे बिना एक्स ने क्या किया, ये सामान बेच दिया। तो क्या इसके लिए वाई भी लायबल होगा? ये फर्म का डिसीजन माना जाएगा, या वाई ब्लेम करेगा एक्स को कि तूने मुझसे पूछे बिना इतना सस्ता माल बेच दिया, तू ये लॉस तू उठा, मैं नहीं उठाऊंगा? आप क्या कहते हैं, क्या ये फर्म लायबल है इसके लिए कि अकेला एक्स लायबल होगा? आप क्या कहते हैं? ये कह रहे हैं, ऊपर कह रही है यस फर्म इज लायबल, ये इमरजेंसी एक्ट है, इमरजेंसी एक्ट है, वाई भी लायबल होगा साथ में एक्स के, यानी फर्म लायबल होगी। भूषण कह रहे हैं सही है, बिल्कुल सही। क्यों? इमरजेंसी सिचुएशन में ऐसे राइट होते हैं प्रूडेंसी के साथ,
जैसे आपका अपना माल होता तो इमरजेंसी में आप क्या करते, बिल्कुल ही खराब हो जाएगा, फिर रेट डेट बाय गिर रहे हैं, बाजार में कोई लेने वाला नहीं है, तो बेचो, फिर इस माल को निकाल लो। इमरजेंसी सिचुएशन है, फर्म लायबल है, यानी कि ये लॉस एक्स नहीं, एक्स और वाई दोनों उठाएंगे। इससे रिलेटेड सेक्शन 21 ये कहता है। ऑर्डिनरी प्रूडेंस के साथ आपने ऐसा किया है। 7, XYZ पार्टनर थे, उन्होंने कोई ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंजमेंट किया। फर्म ने इन्फ्रिंजमेंट मींस किसी के ट्रेडमार्क की कॉपी वगैरह कर ली, किसी के ट्रेडमार्क होता है ना, कोई लोगो साइन, उसकी कॉपी बना ली या उसकी कॉपी कर ली। तो 3 पार्टनर थे XYZ, फर्म ने कोई ऐसा कुछ किया। एक्स बाद में रिटायर हो गया, फर्म पे कोई केस हुआ होगा, डैमेज आ गया, पैसा भरना आ गया कि आपने ऐसा किया है। फर्म डिसोल्यूशन के बाद क्या हुआ, XYZ ने क्या किया, किसी थर्ड पर्सन के ट्रेडमार्क की कॉपी कर ली या उसके मॉडल की कॉपी कर ली या नेम की कॉपी कर ली, लोगों की, और अपने प्रोडक्ट पे लगा दिया। फर्म पे केस हुआ, तब जेड भी पार्टनर था, बाद में क्या हुआ, एक्स भी पार्टनर था, बाद में एक्स रिटायर हो गया 7th में। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूं। और कुछ दिन में फर्म डिसॉल्व होगी, तो अब फर्म पे केस तो चल ही रहा है कि आपने हमारे ट्रेडमार्क को इन्फ्रिंज किया, ब्रीच किया, उसको यूज किया। तो क्या इसमें एक्स भी लायबल होगा कि नहीं होगा, क्या कहते हो, या ओनली वाई जेड लायबल होंगे, क्योंकि एक्स अब रिटायर हो चुका है। तो बात यह है कि इसमें एक्स भी लायबल होगा कि नहीं होगा, या ओनली वाई जेड होंगे, क्योंकि एक्स जो है गॉट रिटायर्ड, एक्स जा चुका है। तो क्या कहते हैं, कौन लायबल होगा? ये कह रहे हैं ओल्ड भी लायबल होगा, क्योंकि जब इन्होंने इन्फ्रिंजमेंट किया था तब वो एक्स पार्टनर था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्स विल ऑल्सो बी लायबल फॉर द पेमेंट ऑफ एनी डैमेज क्लेम टू द थर्ड पार्टी ऑफ विच फर्म हैज इन्फ्रिंज्ड द पेटेंट या कॉपीराइट। तो जिनका इन्फ्रिंज किया है उनके लिए तीनों लायबल है, एक्स भी, क्योंकि जब ये गलत काम किया तब एक्स भी पार्टनर था, अब चाहे रिटायर हो गया हो। नेक्स्ट 8th, XYZ की पार्टनरशिप है, Z ने नोटिस दे दिया रिटायरमेंट का। XYZ पार्टनर है, X प्लस वाई प्लस Z, इसने रिटायरमेंट का नोटिस दे दिया। ठीक है, इसने नोटिस दिया, क्या रिटायर तो हो गया पर नोटिस नहीं दिया। अच्छा, XY ने बाद में P को और पार्टनर बना लिया। XY के साथ अब कौन आ गया, ये न्यू एडमिशन हुआ है, नया पार्टनर आया है, ये कौन, P, और ये क्या हो गया, रिटायर विदाउट नोटिस, किसी को इसने नोटिस नहीं दिया कि रिटायर हो गया हूं। ठीक, Z रिटायर हो गया, XY के साथ क्वेश्चन नंबर 8 में P और आ गया। ठीक है, अब क्या कहता है, बिजनेस चल रहा है, XY और P मिलके बिजनेस को कंटिन्यू किए है पुरानी दुकान के नाम से, पर उसमें Z जा चुका है, P आ चुका है। Z जाने का नोटिस नहीं दिया है पब्लिक को कि भी Z हैज बीन रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म। W ने फर्म से पैसे लेने हैं, उसे कुछ नहीं पता, उसे ये नहीं पता कि Z जा चुका है, P आ चुका है, उसे कुछ नहीं पता, उसने पैसे लेने हैं। वो चाहता है मैं चारों पे केस कर दूं, W चाहता है मैं X, Y, Z और P चारों पे केस करके पैसे ले सकता हूं, चारों मेरे लिए लायबल है। आप क्या कहते हैं, क्या W जो है वो X, Y, Z, P चारों पे केस कर सकता है कि नहीं कर सकता? सौरव कह रहे हैं सारे लायबल हैं, Z के लिए P भी लायबल है, ये कह रहे हैं सभी पे केस कर सकता है। आंसर यही आ रहा है, यस चारों लायबल है। ऐसा है, इसके आंसर में जो W कैन सू, या तो X प्लस वाई प्लस Z पे केस कर दे, या फिर तू किस पे केस कर, X, Y और P पे, क्योंकि P आज भी पार्टनर है, तो P पार्टनर है, P लायबल हो जाएगा। या तो तू इन तीनों पे कर ले, जब तुझे पता ही नहीं P आ गया और Z चला गया, तुझे पता ही नहीं Z चला गया, तो Z को साथ में लेके X, Y, Z पे केस करना, P पे क्यों खींच रहा है? अगर तुझे पता है कि P आ गया तो फिर तू X, Y, P पे केस कर, फिर तू Z को क्यों खींच रहा है? तो W को राइट है, या तो वो केस कर ले, पुरानी फर्म कहता है मुझे पता ही नहीं एडवांसमेंट क्या है, कौन पार्टनर रिटायर हो गया मुझे पता ही नहीं, नाम पुराना है, मैं तो X, Y, Z पे केस करूंगा, तो वो तीनों पे केस कर सकता है। या फिर वो जो प्रेजेंट फर्म है X, Y और P पे केस कर दे, प्रेजेंट फर्म है वो चला गया, उस पे ना एक्शन ले, तू किस पे केस कर ले, X, Y, P पे, जो प्रेजेंट फर्म है, क्योंकि एडमिशन के बाद तो पार्टनर लायबल हो सकता है। ठीक है, नए फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। तो X, Y, P पे केस करो या X, Y, Z पे केस करो, यानी चारों लायबल हो सकते हैं। किस तरह? अलग अलग, या तो X, Y, Z तीनों मिलके लायबल हैं, या X, Y, P
ये तीनों मिलके लायबल है। सामने वाला डब्लू या इन तीन पे या इन तीन में से किसी पे भी केस कर सकता है, तीनों पे भी कर सकता है, ठीक है ना। जेड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट है, मैं कह रहा हूं हो सकता है एक्स वाई जेड पे केस कर दे, अगला कहता है मुझे पता ही नहीं फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया, आज भी जेड पार्टनर है, कर लो, तीनों पे कर लो। बाकी सामने वाले का राइट होता है वो किसी एक पे भी कर सकता है केस, दो पे भी, मर्जी है। यानी एक्स वाई तो हमेशा लायबल है ही है, जेड भी लायबल है क्योंकि वो एस्टोपल पार्टनर बाय एस्टोपल है, पी भी लायबल है क्योंकि एडमिशन के बाद तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे उसके लिए तो नया पार्टनर लायबल होता ही है। तो कहने का मतलब पर दो सेट बनेंगे, या तो तू केस कर एक्स वाई जेड पे या फिर केस कर एक्स वाई और पी पे, जो तेरे को ठीक लगे उनको ज्वाइंटली लायबल कह दे। बाकी अगला कहता है मैं तो अकेले एक्स पे करना चाहता हूं, कर ले, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो, ठीक है, क्योंकि एक्स तो पार्टनर है ही है, वाई पे कर ले, वो तो है ही है, ठीक है। इंडिविजुअली भी कर सकता है, अकेले जेड पे अकेले पी पे भी कर सकता है। ज्वाइंटली करना है तो आप इन तीनों पे या इन तीनों पे ज्वाइंटली करना है तो केस कर सकते हो। 9 ए श्योरिटी बन गया एनसी मुखर्जी नाम की एक फर्म में कैशियर है बी। 9th क्वेश्चन में ए ने गारंटी दे दी किसकी, कैशियर बी की, एनसी मुखर्जी नाम की पार्टनरशिप को गारंटी दे दी कैशियर की कि भाई ये कैशियर गड़बड़ करे तो मैं लायबल हूं, ए ने ये कह दिया। और थोड़े दिन बाद फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया, इसमें दो बेटे एन मुखर्जी के पार्टनर बन गए और इस फर्म का नाम एन मुखर्जी एंड सन्स हो गया, यानी कि चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म हो गया थोड़े दिन बाद। सब्सिक्वेंटली बी पैसे का मिसयूज करता है तो क्या ए उसके लिए लायबल है, क्योंकि उसने गारंटी दे रखी थी बी के कंडक्ट की, बी कैशियर था एन मुखर्जी फर्म में, उसने गारंटी दे रखी थी किसने, बी ने, तो सॉरी ए ने, किसकी, बी की कैशियर की। थोड़े दिन बाद फर्म एन मुखर्जी में पार्टनर बदल गए और आ गए, तो वो फर्म का नाम भी बदल गया, एन मुखर्जी एंड सन्स हो गया। अब क्या अब बी ठगी कर ले, मिसयूज कर ले, पैसा लेके भाग जाए तो क्या ए लायबल होगा उसके मिसकंडक्ट के लिए कि नहीं, गारंटर ए लायबल होगा कि नहीं होगा? ये कह रहे नहीं होगा सर, सौरभ कह रहे, केवल कह रहे नहीं होगा सर, संतोष कह रही है नहीं होगा क्योंकि चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया है। बिल्कुल सही कह रहे हो, लायबल नहीं है ए, क्योंकि चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद पुरानी गारंटी रिवोक हो जाती है, दोबारा गारंटी लेनी चाहिए। अगला कहता है मैं तो एन मुखर्जी की गारंटी दी थी, अब तो बिजनेस का लेवल बदल गया, तुम पार्टनर बदल गए, फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन बदल गया, तो ए अब लायबल नहीं, पुरानी गारंटी कंटिन्यूइंग सारी रिवोक हो जाती हैं फ्यूचर कंडक्ट के लिए। तो तब तक अगर कोई काम गलत कर चुका है, जब फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन बदला एन मुखर्जी से एन मुखर्जी एंड सन्स बनी, उससे पहले कुछ गलत कर चुका है एजेंट, वो बी कैशियर, तब तो लायबल है ए, लेकिन उसके बाद नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद के कामों के लिए गारंटी रिवोक हो जाती है, दोबारा लेनी चाहिए। 10th क्वेश्चन, एबीसीडी पार्टनर है फर्म में, उन्होंने 1 जनवरी 18 को फर्म बंद करने का फैसला लिया, पर उन्होंने फर्म को बंद करने का पब्लिक नोटिस नहीं दिया कि हमारी फर्म बंद हो गई है, और बिजनेस चलता रहा, बिजनेस फिर भी चलता रहा, फैसला हो गया था आपस में 1 जनवरी को फर्म बंद करेंगे, ठीक है। डी 5 जनवरी को एक्सपायर हो गया, ई क्या हो गया 10 जनवरी को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर, ए बी सी डी में डी क्या हो गया एक्सपायर और ई क्या हो गया इंसॉल्वेंट 10 जनवरी को। 11 जनवरी को कौन रह गए, ए बी सी खाली 10th क्वेश्चन में। ए ने 20,000 रुपये बोरो कर लिया आर से, जिसे पता ही नहीं था आर को कि भी फर्म डिसॉल्व हो चुकी है या इन्होंने फैसला कर दिया है, तो इस 20,000 के लिए कौन कौन लायबल होगा, समझे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, ए बी सी डी पार्टनर थे, इन्होंने आपस में बैठ के डिसाइड कर दिया कि 1 जनवरी से फर्म डिसॉल्व करने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक ये फर्म को डिसॉल्व किया नहीं इन्होंने। इसी बीच क्या हुआ, 5-4 दिन बाद 5 जनवरी को डी एक्सपायर हो गया, और 5 दिन बाद ई क्या हो गया इंसॉल्वेंट। उसके एक्सपायर्ड और उसके इंसॉल्वेंट होने के बाद पार्टनर बचे हैं एबीसी, और 11 जनवरी को उन दोनों के जाने के बाद फर्म के पार्टनर ए ने फर्म के लिए मान लो लोन ले लिया 20,000 रुपये का। ये लोन देने के लिए कौन कौन लायबल है ये पूछ रहा है। एबीसी के साथ डीई भी लायबल होंगे, या एबीसीडी लायबल होंगे, या एबीसीई लायबल होंगे, कौन लायबल होंगे? ये कह रहे हैं एबीसी लायबल होंगे। बिल्कुल सही, एबीसी लायबल होंगे, क्योंकि ई इंसॉल्वेंट हो गया, उसके पास है ही नहीं, अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह है
तो भी उसकी इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर होने के बाद डील कर रहे हो आप। देखो कब डील कर रहे हो आप, लोन कब ले रहे हो, उसकी इंसॉल्वेंसी के बाद। आपको जी इंसॉल्वेंसी का नोटिस नहीं दिया, नोटिस देना ही नहीं होता, ना डेथ का देना होता ना इंसॉल्वेंसी का, पब्लिक नोटिस देना नहीं। तो डी एक्सपायर हो गया 5 को और ई 10 को इंसॉल्वेंट हो गया, 11 को लोन ले रहे हैं, तो वो ना तो डी की स्टेट लायबल होगी उसकी डेथ के बाद, ना ई की इंसॉल्वेंसी का नोटिस देना होता। तो कौन लायबल होंगे, सिर्फ ए बी सी, ना डी लायबल होगा ना ई लायबल होगा। ए बी सी पर्सनली लायबल होंगे इस लोन 20,000 को चुकाने के लिए ज्वाइंटली और सेवरली, ई लायबल नहीं होगा। 11 XYZ पार्टनर है, बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल बांटते हैं XYZ। 11th में Z एक्सपायर हो गया, फर्म डिसॉल्व होगी। ऑन डिसोल्यूशन कैपिटल XYZ की 20, 15, 10 है, आउटसाइडर की लायबिलिटी 65 और असेट्स बिक रही है 50 में, यानी कितना पैसा कम पड़ गया, सारी सेट्स बेच के 50 आया, लायबिलिटी 65 देनी है, पैसा कम पड़ गया 15,000 पे। ये डेफिशिएंसी कौन कौन कैसे शेयर करेगा अगर पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइलेंट है तो? ये डेफिशिएंसी 15,000 कौन कौन शेयर करेगा, कैसे शेयर करेगा, ये पूछ रहा है। जो अमाउंट कम पड़ गया है ये वाला 15,000, ये कौन शेयर करेंगे? Z एक्सपायर हो गया है, ऐसा है, Z एक्सपायर हो गया तो क्या हुआ, इंसॉल्वेंट तो नहीं हुआ। इंसॉल्वेंसी में आता है वो गार्डनर मरे, इंसॉल्वेंसी में इंसॉल्वेंट नहीं हुआ, Z क्या हुआ है, एक्सपायर हुआ है। ऐसा है, ये जो भी लॉस है XY सर्वाइविंग है और Z की एस्टेट में से अगर जाते हुए कुछ छोड़ गया प्रॉपर्टी उसमें से वसूला जाएगा। ये 15,000 रुपये की जो डेफिशिएंसी है, सब कुछ बेच के 50 आया, देने 65 है, ये 15,000 X बढ़ेगा, Y बढ़ेगा और Z की प्रॉपर्टी में से वसूला जाएगा उसके रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता तो Z का लॉस ना आता उसके घर से, उसका लॉस उठाते XY, फर्म का लॉस नहीं, इंसॉल्वेंट का लॉस कैपिटल रेशियो में उठाया करते थे। ये वो केस नहीं है, ये तो फर्म में लॉस आया है, लायबिलिटी चुकाने में एबल नहीं है, तो ये पार्टनर चुकाएंगे XY और Z की एस्टेट में से रिप्रेजेंटेटिव, ये लोग मिलके 15,000 रुपये को उठाएंगे। Z बच नहीं सकता, जो एक्सपायर हुआ है उसकी प्रॉपर्टी में से वसूल ले जाएंगे। इंसॉल्वेंट होता तो सिचुएशन और होती है, तो XY और Z की एस्टेट में से ये पैसा रिकवर किया जाएगा। सेक्शन 48 है इससे रिलेटेड। 12 अब बिजनेस कैरी किया जा रहा है XY एंड कंपनी के नाम से, नाम क्या है XY एंड कंपनी, और इन्होंने एक बंदे को हायर किया एज अ मैनेजर ऑफ द बिजनेस, उसका नाम बाय चांस XY है। मान लो आपकी पार्टनरशिप फर्म का नाम है, मान लो जम्बू शंभू एंड कंपनी, जम्बू शंभू एंड कंपनी, और बाय चांस आपने एक मैनेजर रखा उसका नाम भी जम्बू है। अब लोगों को तो यही लगेगा ना, जम्बू शंभू एंड कंपनी है तो जम्बू ये आदमी एक पार्टनर ये होगा, एक शंभू और होगा। तो क्या हुआ, एक फर्म का नाम था XY एंड कंपनी, उन्होंने एक मैनेजर रखा जिसका नाम बाय चांस XY इकट्ठा, XY एक ही बंदे का नाम है जो मैनेजर है। पीपल ने XY को क्या समझना शुरू कर दिया कि ये मैनेजर पार्टनर है क्योंकि इसके नाम से फर्म है। तो XY ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया, ना सच बताया भी मेरा नाम बाय चांस फर्म के नाम से मिलता है। जैसे मिस्टर जम्बू जो मैनेजर है उसने बताया ही नहीं कि मैं जम्बू शंभू एंड कंपनी में पार्टनर नहीं हूं, मैं तो सिर्फ मैनेजर हूं, नहीं बताया, उसने कभी नहीं बताया। कल को कोई लायबिलिटी राइज होगी तो क्या ये XY लायबल है मैनेजर, यानी मिस्टर जम्बू लायबल है? बिल्कुल लायबल है। यू आर पार्टनर बाय स्टॉपल, तुझे दुनिया को डिस्क्लोज करना चाहिए, पब्लिक नोटिस दे देना चाहिए कि अगर मान लो आप ऐसी फर्म में जाके जॉब लग गए जिसके मैनेजर लगे, उस पार्टनरशिप का नाम आपके नाम से मिलता है, पार्टनरशिप का नाम है XY एंड कंपनी, तो एक मैनेजर का नाम XY है, तो लोगों को यही लगेगा यही मालिक है, तो आप पार्टनर बाय स्टॉपल मान लिए जाओगे। इसलिए पब्लिक नोटिस दे दो कि मैं पार्टनर नहीं मैनेजर हूं, वरना तूने कभी इनकार भी नहीं किया, लोग फेथ यही कर रहे हैं यू आर पार्टनर, तो तुझे पार्टनर माना जाएगा। 13 XYZ फर्म में पार्टनर है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म ने ABC लिमिटेड टू सप्लाई अ टेक्सटाइल मशीनरी टू फर्म। XYZ पार्टनर थे जब पार्टनरशिप थी, फर्म ने ऑर्डर दिया ABC नाम की एक लिमिटेड नाम की कंपनी को टेक्सटाइल मशीन फर्म को सप्लाई करने का। आफ्टर द ऑर्डर वाज प्लेस, जब ऑर्डर दे दिया विद ABC लिमिटेड बट बिफोर द मशीनरी वाज डिलीवर्ड,
तो लेकिन मशीन डिलीवर होने से पहले एक्स एक्सपायर हो गया। जब ऑर्डर दिया था तो 3 पार्टनर थे, लेकिन थोड़े दिन बाद एक्स एक्सपायर हो गया। जब मशीन आई उससे पहले, मशीन आने के पहले एक्स एक्सपायर हो गया, तब सिर्फ वाई जेड है। जब ऑर्डर दिया था तो 3 पार्टनर थे, एक्स एक्सपायर हो गया, मशीन बाद में आई एक्स की डेथ के बाद, रिमेनिंग पार्टनर अब इंसॉल्वेंट हो गए, वाई जेड इंसॉल्वेंट हो गए। तो सामने वाली फर्म, सामने वाले मशीन के वेंडर को फर्म पैसे दे नहीं पा रही। क्या सामने वाला एक्स की प्राइवेट एस्टेट से पैसे ले सकता है? क्या फर्म के पैसे जो शॉर्ट हो रहे हैं वो रिकवरी एक्स की प्रॉपर्टी से हो सकती है? क्योंकि वाई जेड कंगाल है, उसके पास कुछ नहीं है, कंगाल लोग हैं, उनके पास मशीन के जो पैसे देने हैं वेंडर को वो देने को नहीं है। तो क्या एक्स की प्रॉपर्टी में से वो पैसे वसूले जा सकते हैं कि नहीं वसूले जा सकते? ये क्वेश्चन है। क्या कहते हो सर? वो कह रहे हैं लायबल है, क्योंकि ऑर्डर देते वक्त क्या है वो पार्टनर था। भूषण कह रहे हैं लायबल है। हाँ जी, मशीन की डिलीवरी से पहले एक्सपायर हो गया, ऐसा होता है। ऑर्डर तो दिया, कोई क्राइम किया था क्या जिसके लिए वो सारे लायबल हो? क्राइम किया उस वक्त, कोई ट्रेडमार्क को इन्फ्रिंज किया था क्या? ये तो बेनिफिट है। मशीन आई है वाई जेड के पास, तो मशीन का पैसा जो है उसको एंजॉय करना, मशीन की फैसिलिटी को वाई जेड ने एंजॉय किया है। ये तो वही बात है, लोन की फाइल लगा दी एक्स वाई जेड ने, लोन डिसबर्स होने से पहले एक्स एक्सपायर हो गया, तो एक्स की डेथ के बाद उसकी स्टेट क्या हो जाती है? फ्रीज। उसके बाद लायबिलिटी राइज हो रही है जब मशीन आ रही है। अब बताओ, लोन तो उसके बाद आएगा। मैं एक अगर एग्जांपल ले लूं लोन का, तो लोन उसके बाद डिसबर्स हो रहा है, पेमेंट हो रहा है। तो जब आपकी डेथ हुई उसी दिन प्रॉपर्टी, आपकी जो शेयर है आपका सीज हो जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी उसके बाद की लायबिलिटी के लिए लायबल नहीं। तो ये मशीन कब आ रही है? उसकी डेथ के बाद। एक बेनिफिट आ रहा है, कोई गलत काम नहीं किया था पहले ऑर्डर देके इन्होंने, लेकिन वो मशीन डिलीवर ही नहीं हुई। मशीन डिलीवर कब हुई? बाद में, जब वो क्या है एक्सपायर हो गया। तो उसकी प्रॉपर्टी जिस दिन डेथ हुई उसी दिन लायबिलिटी थी ही नहीं इस मशीन के पैसे देने की। तो मशीन के पैसे देने के लिए कौन लायबल है? वाई जेड। एक्स की प्रॉपर्टी से ये पैसे वसूले नहीं जा सकते। ये चीज है इसका डिसीजन। हाँ, कोई क्राइम किया, किसी के उसको इन्फ्रिंज किया पेटेंट को, ऐसा कुछ किसी के को गलत माल बेचा, तो अलग बात है, फर्म लायबल होगी सारी, इंक्लूडिंग जो एक्सपायर हो गया उसकी स्टेट में से भी लेंगे। लेकिन ये तो एक्सपायर होने के बाद लोन लिया जा रहा है या मशीन ली जा रही है, बेनिफिट लिया जा रहा है, तो इसके लिए कौन एंजॉय कर रहा है? ये मशीन का सेल का पैसा भी तो वाई जेड की जेब में जाएगा, वही लायबल होंगे, एक्स की एस्टेट लायबल नहीं होगी। कर लोगे? कोई भी डाउट इसमें?